गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग नर्वस सिस्टम पार्ट 8 देखेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को जो है बता दिया था कि गायरी सल्काई के बारे में मैंने बता दिया था, है ना। मैंने ये बता दिया था कि उसमें जो है न्यूरॉन्स के एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो हाईली कॉन्वोलेटेड होते हैं। मैंने ये सब बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो ब्रेन होता है हमारा वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो क्रैनियम बॉक्स पर आसानी से जो है फिट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ द गायरी एंड सल्काई। ओके, तो आज जो हम लोग जो है लोब्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, ये आउटर सरफेस है। सपोज किसका आउटर सरफेस है ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आउटर सरफेस है और इसी के नीचे ना, इसी के नीचे कुछ डीपली सल्काए आ जाते हैं। अब ये इसके नीचे क्या है? इनर मेडुला है। क्या है ये? इनर मेडुला। ठीक है, अब इसको जो है समझते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया कि आउटर सरफेस पर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है। मतलब उनके जो सल्काए होते हैं कुछ ऐसे लंबे लंबे, मतलब कॉन्वुलेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सल्काए हो जाते हैं जो कि इनर मेडुला पर आ जाता है। ठीक है, और उस सल्काए को हम फिर क्या कहने लग जाते हैं? फिशर्स कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? फिशर्स। तो देखो, ये सपोज इनर मेडुला है और इसी इनर मेडुला पे इस तरह से जो है ये सल्काए आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो सल्काए आते हैं ना, ऐसा इस तरह से, इनको ही फिशर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फिशर्स। अब इनके फिशर्स के नाम अलग अलग देते हैं हम इनको। देखो, ये वाला जो फिशर्स दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो फिशर्स दिख रहा है, इसको हम फ्रंटल फिशर्स कहेंगे। ठीक है, सामने वाले को फ्रंट कहेंगे ना, तो इसका नाम दे देंगे फ्रंटल फिशर्स। फ्रंटल फिशर्स। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला जो ये साइड है, ऐसा, इन दोनों, ये और ये, ठीक है, इन दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा टेम्परल फिशर्स। ये भी हो जाएगा टेम्परल फिशर्स। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला इस तरह से, ये हो जाएगा आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फ्रंटल वाला फिशर्स हो गया, ये दोनों टेम्परल फिशर्स हो गए, और ये वाला जो है पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर हो गया। अब ये पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर नाम क्यों दे दिया? क्योंकि ये पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट कर रहा है। अब देखो, फिशर्स का काम, फिशर्स बनने से क्या हुआ पता है? फिशर्स बनने से लोब बने। ठीक है, लोब्स का फॉर्मेशन हुआ इस फिशर्स के आने से। ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पे जो फिशर्स आया, देखो ये फिशर्स आया ना, ये वाला, ठीक है, तो ये फिशर्स आया तो ये देखो, ये लोब बन गया। एक तरीके का पार्टीशन करवाता है लोब का, ऐसे समझ लो। कौन? फिशर्स। और ये जो फिशर्स आगे वाला जो बना, और ये फिशर बनने से ये लोब आया, और ये लोब को हम क्या कहेंगे? फ्रंट साइड वाला लोब है, तो इसको हम फ्रंटल लोब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्रंटल लोब कहेंगे। ये वाला जो फिशर्स बना, ये और ये, देखो ये वाला जो लोब है, ये फिशर और ये फिशर ने क्या बनाया? इन दोनों लोब को एक तरीके का बना दिया। मतलब ये लोब और ये लोब का फॉर्मेशन हुआ, तो ये लोब और ये वाला लोब क्या कहलाएगा? टेम्परल लोब कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या है कहलाएगा? टेम्परल लोब्स कहलाएंगे। ठीक है, देखो इस तरह से लोब का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाला जो बीच का लोब है, ठीक है, ये लोब होगा आपका पैराइटल लोब। पैराइटल लोब।
ये वाला जो होता है ये साइड से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन्स पाई जाती है, उसके पास मतलब उसमें जो है एक अपर्चर होता है, उस अपर्चर का नाम मैंने बताया था जिसको कहा जाता है फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जैसी फोरामेन मैग्नम से निकल के आता है तो एक वो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये सब मैंने बताया था, राइट। तो ये वाला जो एरिया होगा वो ऑक्सीपिटल एरिया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा या फिर लोब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो 4 तरीके के लोब मिले हम लोगों को, ठीक है। 4 तरीके के लोब्स मिला। पहला वाला कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब है। ये वाला कौन सा है? टेम्परल लोब है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? बीच वाला पैराइटल लोब है। और ये वाला कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। ओके, तो लोब्स को हमने क्या कर दिया, मतलब देख लिया कि कैसे कैसे लोब्स बने विद द हेल्प ऑफ द फिशर्स। ओके, चलो अब हम लोग जो है एक एक लोब्स को अब समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले कौन से लोब्स को समझते हैं, इसको मैं ना एक तरीके का चलो पहले एक एक लोब्स को लेके चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंटल लोब को लेके चलते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब को याद रखिएगा, फ्रंटल लोब को हम ऑर्गन ऑफ माइंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? ऑर्गन ऑफ माइंड कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गन ऑफ माइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पे जो है ये एक यहीं से जो है एक तरीके का इंटेलिजेंस, मेमोरीज, डिसीजन, प्लानिंग, ये सब सारी चीज़ें इसी के अंदर कंट्रोल होती है, यही रेगुलेट करता है ये लोब्स, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो फ्रंटल लोब होता है इसमें 4 एरिया आते हैं, 4 एरियाज आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से एरियाज होते हैं इसको समझते हैं। वो कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक होगा एसोसिएशन एरिया, दूसरा होगा प्रीमोटर एरिया, और तीसरा होगा मोटर एरिया, चौथा होगा आपका ब्रोकास एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो देखो पहले एसोसिएशन एरिया को देखते हैं। एसोसिएशन एरिया याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसको एक और नाम से जानते हैं सीड्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब जो भी इंटेलिजेंस जो चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरीके का कॉन्शियसनेस होता है, वो इसी के द्वारा, इसी एरिया में ही जो है, मतलब यही एरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्शियसनेस के लिए, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यही एरिया रेस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा? एसोसिएशन एरिया, ठीक है। कॉन्शियसनेस जैसे कि अगर आप जैसे कि बात करो, जैसे आप जो है आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते करते आपके आजू बाजू बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है, इतना शोर है कि आप जो है मतलब, लेकिन आप फिर भी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। सब वैसे तो कॉन्सेंट्रेट मतलब बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो फोकस कराने का काम कौन करवाता है? यही एसोसिएशन एरिया, मतलब एक तरह कॉन्शियस माइंड आपका एक तरीके का रेगुलेट हो रहा है इसी एसोसिएशन एरिया के द्वारा। ओके, अब बात करें किसकी? प्री मोटर एरिया की। ओके, और एक और इसमें आते हैं, जैसे कि आप आ जाता है, जैसे कि एसोसिएशन एरिया में आ जाता है आपका डिसीजन, आ जाता है कोई डिसीजन बना मतलब लेते हैं आप, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, मेमोरीज जो होती है, ठीक है, वो यही सब चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत आएगी, एसोसिएशन एरिया के जो है अंडर में आएगी। ओके, इसी के अंडर में जो है ये सब सारी चीज़ें रेगुलेट होती है, ठीक है। चलो प्री मोटर एरिया, अब बात करते हैं प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया में याद रखिएगा इसमें जो है आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट रेगुलेट होता है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट आप लोग को पता है कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन करेगा? वो मतलब वो कौन सा एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है? प्री मोटर एरिया होता है। मोटर एरिया की बात करें तो मोटर एरिया जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा वॉलेंट्री के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, जो हमारे अंडर कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि मैं मतलब आप लोग जो है
हम सब जो हैं अपने हाथों को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में हो तो वो वॉलेंट्री मूवमेंट में आएंगे। ठीक है, ब्रोकास एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रोकास एरिया याद रखिएगा, ब्रोकास एरिया इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, याद रखिएगा ये स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हम बोलते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये ब्रोकास एरिया। अब देखो, जैसे कि मान के चलो कि मैं आप लोगों को अभी टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग जो है उसको सुन रहे हो, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं स्पीच दे रहा हूँ, उसको समझ के जो है उसको जो है मतलब एक तरीके का समझा के अच्छी तरह इलाबोरेट करके मैं मतलब आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक तरीका, मैं अपनी पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप लोग मतलब एक तरीके का उसको समझ रहे हो, उसको सुन रहे हो। तो सुनने का जो मतलब एक तरीका रेस्पॉन्सिबल वो कौन होगा, वो होगा आपका वर्निंग्स एरिया होता है। मतलब वर्निंग्स एरिया लिसनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पीच के लिए मतलब जो बोलते हैं, ठीक है, समझ के जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा आपका ब्रोकास एरिया। मतलब ब्रोकास एरिया आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होगा स्पीच के लिए और वर्निंग्स एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लिसनिंग पर्पस। ओके, लिसनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, वर्निंग्स एरिया, और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोकास एरिया। अब ये जो वर्निंग्स एरिया है, ठीक है, ये आपका आ जाता है टेम्परल लोब में, अभी मैं बताऊंगा इसको आगे चल के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये देखो एक और चीज़ बता दें, जैसे कि किसी जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है हमारे जैसे मतलब ब्रेन में इंजरीज हो जाती है या फिर ब्रेन में चोट लग जाती है, तो सपोज ब्रोकास एरिया डैमेज हो गया, ठीक है, उस केस में अगर ब्रोकास एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते। भले ही हमारा वोकल कॉर्ड्स या लैरिंग जो भी है वो हमारा सही सलामत होता है, लेकिन हमारा ब्रोकास एरिया डैमेज हो गया ना तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सेंसेशन जो स्पीच है या फिर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो हमारे ब्रोकास एरिया तक पहुंचेगा ही नहीं। अब जब पहुंचेगा ही नहीं तो हम बोल कैसे पाएंगे, इम्पल्स जनरेट होगा ही नहीं, इम्पल्स कंडक्ट होगा ही नहीं इस एरिया तक। ओके, तो यही रीज़न होता है कि मतलब किसी किसी को ब्रेन में चोट लग जाती है, अगर ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाता है उस ब्रेन में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकास एरिया में, तो ब्रोकास एरिया में अगर डैमेजेस देखने को मिल जाते हैं तो वो इंसान बोल नहीं पाता है। ओके, भले ही उसका लैरिंग्स वगैरह वोकल कॉर्ड्स वगैरह सेफ क्यों ना हो, ठीक है, तो ये रीज़न होता है। उसी तरह वर्निंग्स एरिया भी अगर डैमेज हो जाता है, मतलब टेम्परल लोब का जो वर्निंग्स एरिया डैमेज हो जाता है ना, तो उस केस में इंसान जो है ना समझ पाता है ना सुन पाता है ठीक से, ठीक है। तो ये रीज़न होता है एक्चुअली। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो है दूसरा लोब देखते हैं। दूसरा लोब क्या है, दूसरा लोब है आपका, समझ लो इसको, दूसरा लोब कौन सा करते हैं, पैराइटल लोब करते हैं, ठीक है। चलो पैराइटल लोब अब स्टार्ट करते हैं, इसको मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ। चलो पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में याद रखिएगा पैराइटल लोब जो होगा इसमें दो एरिया आएंगे, ठीक है। इसको मैं पार्टीशन यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें दो एरिया आएगा। तो एक एरिया होगा जिसका नाम है सोमैस्टेटिक एरिया होगा, और दूसरा होगा गस्टेटरी एरिया, ठीक है। अब ये जो सोमैस्टेटिक एरिया होता है पैराइटल लोब में, जो सोमैस्टेटिक एरिया होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सोमैस्टेटिक एरिया को समझते हैं, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, याद रखें, ये रेस्पॉन्सिबल होता है टच, पेन, ठीक है, टच, पेन, प्रेशर, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सोमैस्टेटिक एरिया। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और रेस्पॉन्सिबल होगा जैसे कि रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी अवेयरनेस के लिए, बॉडी अवेयरनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब इसको समझते हैं पहले सोमैस्टेटिक एरिया को। देखो जैसे कि आपका मतलब जैसे कि जो सेंसेशन होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, वो अगर जैसे कि मैंने आपको छुआ या आपको कोई सुई चुभाया, ठीक है, तो जो टच होता है, जो पेन होता है, वो किसकी वजह से,
मतलब किसकी वजह से सेंसेशन होगा, इस सोमैस्टेटिक एरिया की वजह से। मतलब सोमैस्टेटिक एरिया ही रेस्पॉन्सिबल होगा इस टच पेन प्रेशर के लिए। ओके, मतलब सेंसरी न्यूरॉन जब तक आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है जब तक आपका इस सोमैस्टेटिक एरिया तक नहीं पहुंचता, पैराइटल लोब के सोमैस्टेटिक एरिया तक नहीं पहुंचता, तब तक ना टच, ना पेन, ना प्रेशर आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो आपके पैराइटल लोब के सोमैस्टेटिक एरिया तक पहुंचता है और तब जाके टच पेन और प्रेशर फील होता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी अवेयरनेस के लिए। जैसे कि मान के चलो आप कहीं पर हो, कहीं मतलब रोड पर हो, बेड पर हो, लेटे हो, ठीक है, बैठे हो कुर्सी पर, छत पर हो, तो इस तरह से एक तरीके का बॉडी अवेयरनेस, एक तरह का पोजीशन शो करता है कि आपकी बॉडी जो है, या फिर एक तरीके का आप कहाँ पर हो, किस स्थिति में हो, किस प्लेस में हो, ये सब अवेयरनेस जो होता है ये इसी स्टोमेटिक एरिया के द्वारा रेगुलेट होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। चलो अब हम लोग समझते हैं गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया को समझते हैं। यहाँ पे गस्टेटरी एरिया का देखो, गस्टेशन क्या होता है। गस्टेशन मतलब एक तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये किससे रिलेटेड होगा, टेस्ट से रिलेटेड होगा ऑफकोर्स, है कि नहीं। तो ये टेस्ट से रिलेटेड है, यानी हम जैसे कि कोई चीज़ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, है कि नहीं, कोई चीज़ खा रहे हैं, तो वो स्वाद जो है, जो टेस्ट बड्स होता है, उसमें जो रिसेप्टर्स होता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे गस्टेटरी एरिया मतलब पैराइटल लोब के गस्टेटरी एरिया तक पहुंचता है, और तब जाके हमें पता चलता है कि वो टेस्ट कैसा था, मीठा था, सॉल्टी था, ठीक है, सोर था, कैसा था वो, ठीक है, वो पता चल जाता है इस एरिया के द्वारा, गस्टेटरी एरिया के द्वारा। ठीक है, तो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये गस्टेटरी एरिया। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, पैराइटल लोब की। ओके, तीसरा लोब भी देख लेते हैं। तीसरा लोब है टेम्परल लोब। टेम्परल लोब, अब टेम्परल लोब को समझते हैं। टेम्परल लोब में 3 एरिया आएंगे। ठीक है, टेम्परल लोब में 3 एरिया आएंगे। एक होगा आपका ऑल्फैक्टरी एरिया, दूसरा होगा वर्निक्स एरिया, और तीसरा होगा आपका ऑडिटरी एरिया। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी एरिया आप लोगों को मतलब समझ में ही आ रहा है किससे रिलेटेड होगा, ऑफकोर्स स्मेल से। ठीक है, तो जो भी स्मेल आता है, जो भी एक तरीके का स्मेल सेंसिंग जो होती है, वो इसी ऑल्फैक्टरी एरिया के द्वारा होती है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जब तक टेम्परल लोब के इस ऑल्फैक्टरी एरिया तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो स्मेल हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज़। ओके, वर्निक्स एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, वर्निक्स एरिया के बारे में मैंने बताया कि ये जब तक इंसान, मतलब मैं आप लोगों को जैसे समझा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो कौन रेगुलेट कर रहा है, यही वर्निक्स एरिया रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, टेम्परल लोब का यही वर्निक्स एरिया रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए आप लोग अच्छे से उसको सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब मेरा अभी ब्रोकास एरिया एक्टिव है, काम कर रहा है, और आपका वर्निक्स एरिया एक्टिव है उस समय। ठीक है, मतलब वर्निक्स एरिया आपका रेगुलेट कर रहा है और मेरा जो ब्रोकास एरिया है वो रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि मैं स्पीच दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा कह सकते हैं। तो वर्निक्स एरिया फॉर द लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग के लिए। ऑडिटरी, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑडिटरी किसके लिए होगा, हियरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो मैं आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, ये भी एक तरीके का मतलब सुनने का जो है सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है कौन, ऑडिटरी एरिया। ठीक है, तो जब तक सेंसरी न्यूरॉन्स आपके जो है या इम्पल्स जो है कंडक्ट इस एरिया तक नहीं पहुंचता, तब तक आप जो है इस तरह से सुन नहीं पाओगे। ठीक है, तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑडिटरी एरिया होता है टेम्परल लोब में। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, तीनों एरिया की जो कि टेम्परल लोब्स में आते हैं। ओके, चौथा जो है वो है ऑक्सीपिटल लोब।
ऑक्सीपिटल लोब में सिर्फ एक ही सेंटर आता है, एक ही एरिया आता है, उसका नाम है विजन एरिया, विजन सेंटर आता है, ठीक है, या विजन एरिया आता है। विजन एरिया आता है यानी जैसे कि मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ या आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, तो वो जैसे कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, वो किसके अंडर कंट्रोल है, इस विजन सेंटर या विजन एरिया के अंदर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जो मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके रेटिना से होकर इस विजन एरिया तक जाते हैं और तब जाके जो है हम इमेज को या फिर किसी भी वस्तु को, शख्स को देख पाते हैं। ओके, तो ये रही बात किसकी, सारे के सारे लोब्स की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने फ्रंटल लोब देखा, पैराइटल लोब देखा, टेम्परल लोब देखा, ऑक्सीपिटल लोब देखा। ओके, तो सारे लोब्स हम लोगों ने कवर अप कर दिए। तो चलो फिर आगे चल के जो है हम लोग अब डायंसीफेलॉन को कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है, क्योंकि फ्रंटल लोब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, मतलब फ्रंटल लोब मतलब एक तरीके का मैंने आप लोगों को टेलेंसीफेलॉन की या फिर कह सकते हैं कि जो ऑर्गन्स ऑफ माइंड मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो ये बताया था ना मैंने, ये जो ऑर्गन्स ऑफ माइंड फ्रंटल लोब के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, सारे के सारे लोब्स के बारे में बता दिया, ये सब के बारे में बता दिया, ठीक है। तो चलिए फिर कल हम लोग डायंसीफेलॉन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।